सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। इसके सारे थ्योरेटिकल पार्ट, हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करके फाइनली ये चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है। तो यार आज अपन इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक की जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इनसाइड क्वेश्चन आंसर जो है उनको डिस्कस करेंगे। एक वीडियो और बचेगा, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यार लेट नहीं करते हैं, चलते हैं आज के कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो यार एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का केमिस्ट्री। ठीक है, और आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर लगाने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। काफ़ी सारे, ज़्यादा नहीं, लगभग 15 के आसपास, 10-15 के आसपास क्वेश्चन हैं इनसाइड में, उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें इस चैप्टर के एक्सरसाइज को डिस्कस कर लूंगा। क्लियर है? तो यार अगर आपको इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए या इस चैप्टर के नोट्स वगैरह चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे विजिट कीजिए, वहां से आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यार आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 18 से। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो क्लास 10th का साइंस की बुक का पेज नंबर 18 ओपन कीजिए और वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे जिनको अपन डिस्कस करना शुरू करने वाले हैं। तो यार पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। ओके भाई, हमें 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर 2 कंटेन एसिडिक सोल्यूशन एंड बेसिक सोल्यूशन रिस्पेक्टिवली। If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? वाह, अगर हमें सिर्फ रेड कलर का लिटमस पेपर मिलता है, अब देखो हमें नहीं पता, हमें 3 टेस्ट ट्यूब दे दिया गया, टेस्ट ट्यूब नंबर 1, ठीक है, टेस्ट ट्यूब नंबर 2 और टेस्ट ट्यूब नंबर 3। ठीक है, ये तीनों टेस्ट ट्यूब में कुछ रखा हुआ है, एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में डिस्टिल्ड वाटर है, हमें बस इतना पता है। और हमें दे दिया गया है एक रेड कलर का लिटमस पेपर। ठीक है, एक रेड कलर का लिटमस पेपर दे दिया गया है भाई, और बोल रहा है कि पता करो। तो देखो यार, एक चीज देखो, डिस्टिल्ड वाटर जो है उसका वो न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो जब हम इसको डिप करेंगे इसमें या इसमें या इसमें, तो जिसमें अगर इसका कलर चेंज, मान लो हमने फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में इसको डिप किया और इसका कलर चेंज नहीं हुआ, अगर कलर चेंज नहीं हुआ मतलब यार देखो, डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है, स्लाइटली चेंज आपको, ऐसा नहीं कि एकदम चेंज नहीं दिखेगा, बहुत हल्का सा अगर चेंज दिखेगा। अगर ये रेड कलर का जो लिटमस पेपर है, ठीक है, ये हल्का सा पर्पल कलर का अगर हो रहा है, ठीक है, हल्का पर्पल अगर हो रहा है, आपको एकदम हल्का हल्का पर्पलनेस दिख रहा है, इट मीन्स इस टेस्ट ट्यूब में आपका डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में आपका डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, अब फिर जब आप अब देख सकते हो ना, यहाँ पे ऑफ कोर्स है, इफ कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर डज नॉट चेंज देन इट इज एसिड। अब मान लीजिए आप सेकंड टेस्ट ट्यूब में डालें इस रेड को और ये कलर चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब सेकंड टेस्ट ट्यूब में एसिड है आपका। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में जैसे आपने ये डाला, ये रेड लिटमस जो है वो तुरंत ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब क्या है, बेस है, इस टेस्ट ट्यूब में बेस है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं एसिड में क्या होता है, एसिड में जो रेड ब्लू लिटमस जो होता है वो BLUE, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, और बेसिस में क्या होता है, बेसिस में जो रेड लिटमस होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। नाउ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिए। इसका अगला क्वेश्चन है, दैट इज व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। क्यों नहीं रखते भाई ब्रास या कॉपर के वेसल में, क्यों नहीं रखते हैं जरा बताइएगा। कर्ड या सोर, कर्ड का जो टेस्ट होता है वो भी सोर टेस्ट होता है ना, यानी खट्टा, और सोर सब्सटेंस लाइक अचार वगैरह हो गया, पिकल्स, ठीक है, आगे पिकल्स वगैरह हो गए, इनको हम लोग कभी भी ना, आप देखोगे ध्यान से, इनको हम लोग लोहे के बर्तन में नहीं रखते, लोहे इन द सेंस मेटल के बर्तन में नहीं रखते हैं, मेटल के यूटेंसिल्स में नहीं रखते। अब वो ब्रास का हो, कॉपर का हो या आयरन का हो, क्यों नहीं रखते हैं भाई यार। इसको प्रॉब्लम क्या है कि जब मेटल रिएक्ट विथ एसिड, हमने पढ़ा चैप्टर में कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड क्या फॉर्म होता है, याद होगा। नाउ देखो, कर्ड एंड अदर सोर सब्सटेंस कंटेन एसिडिक,
क्योंकि खट्टी है तो एसिडिक है उसके अंदर। Therefore, when they are kept in brass या copper vessel, the metal react with the acid to liberate hydrogen gas and harmful product, thereby spoiling the food। ठीक है, और मैं इसका आपको रिएक्शन भी लिख देता हूं। देखो ध्यान से, जब भी हमारा मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है, देन वो हमेशा सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है, जो कि हमारे खाने के लिए तो हार्मफुल है यार। जब वो हाइड्रोजन गैस इस मेटल्स वगैरह से मतलब रिएक्ट करके जो निकलता है, ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए, है ना। तो कोई भी मेटल हो, लाइक एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, लाइक मैग्नीशियम रिएक्ट विथ 2 अमाउंट ऑफ HCl एंड इट गिव मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस। MgCl2 इज अ गैस एंड हाइड्रोजन MgCl2 इज अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन इज अ गैस। ठीक है, तो हार्मफुल होता है हमारे लिए और ये फूड को खराब भी कर देते हैं, सड़ा देते हैं, जल्दी स्पॉइलिंग हो जाती है इसके अंदर। सो हम कभी भी मेटल के बर्तन में, यूटेंसिल में हम कभी भी एसिडिक चीज़ों को नहीं रखते हैं। ठीक है, तो कहाँ रखते हैं? ग्लास के बर्तन में, यूटेंसिल्स में रखा जाता है। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन हमारे पास है, that is which gas is usually liberated when an acid react with metal? Illustrate with an example how will you test for the presence of this gas? यार अभी हमने देखा कि जब भी हम मेटल को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है, जिसको पता ही है। तो क्या होगा यहाँ पे, सॉल्ट मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो कह रहा है जो गैस निकल रहा है उसको कैसे टेस्ट करोगे कि ये हाइड्रोजन गैस है? तो कुछ करना नहीं है यार। देखो मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें मैंने डाइल्यूट H2SO4 डाला और कुछ जिंक के ग्रेनल्स डाल दे। तो जिंक इज ए मेटल, H2SO4 इज ए एसिड। तो क्या हुआ, इसमें से बबल्स निकलने लगे, बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और इस टेस्ट ट्यूब से जा रहा है, इस टेस्ट ट्यूब से इधर की ओर जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, और मैंने एक सोप सॉल्यूशन लिया। सोप सॉल्यूशन इसलिए लिया कि जब सोप सॉल्यूशन से कोई चीज गैसेस जब पास होते हैं तो वो सोप में बबल्स की फॉर्म में हमारा गैस, बबल्स क्या करते हैं, सोप का जो कंपाउंड है उस गैस को कैप्चर करके बबल्स के अंदर कर लेता है, फिर बबल्स इस तरीके से बाहर निकलते हैं। और फिर जब आप इसके सामने फायर या जलता हुआ कैंडल ले जाओगे तो ये पॉप साउंड आपको सुनाई देंगे, पॉप 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 इस तरीके के साउंड सुनाई देगा आपको। ठीक है, इट मीन्स ये चीज आपको सिर्फ हाइड्रोजन गैस के साथ ही दिखता है। तो ये आप रिएक्शन लिख सकते हो, हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, और इसको टेक फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेनुअल एंड ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट H2SO4, शेक इट एंड पास थ्रू द गैस प्रोड्यूसेस इनटू अ सोप सॉल्यूशन, द बबल ऑफ द सोप सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, दिस सोप बबल्स कंटेन हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? एंड लाइक एग्जांपल देख लो, H2SO4 रिएक्ट विथ जिंक टू फॉर्म जिंक सल्फेट दैट इज सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस, ये एरो साइन यानी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। We can test the evolved hydrogen gas by it burning with a pop sound when the candle is brought near the soap bubbles। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि मेटल कंपाउंड A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence, the gas evolved extinguishes a burning candle। ठीक है, write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound formed in calcium chloride। फायर गैस, कैंडल जल रहा है ना, कैंडल जल रहा है ना, आपने ऐसा एक मेटल, आपका पास एक मेटल A है, उसको आपने कुछ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 से रिएक्ट कराया, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट बना वो प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इसको बुझा दे रहा है ना, एक फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम कर रहा है। तो उसका केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो देखिए यार, तो हम कौन सा हमने क्या किया, हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट में जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट हमने लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से रिएक्ट कराया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला तो मैं H2SO4 क्यों लिखा हूँ भाई, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो हमारा कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। दैट कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है, फायर एक्सटिंग्विशर में एज ए वर्क करता है। वो क्या करता है, जो आग जलता रहता है उसके आसपास एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई, और आपकी जो फायर है वो बुझ जाती है। ठीक है, चलिए आप पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 25 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि वाई डू HCl, HNO3 एटसेट्रा शो अ एसिडिक कैरेक्टर इन aqueous solution while the solution of compound like alcohol, glucose do not show acidic character।
भाई वो भी तो उसके अंदर भी तो मतलब हैं, तो फिर HCl और HNO3 जो है यही क्यों एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, अल्कोहल और ग्लूकोज क्यों नहीं करता है? तो जरा आंसर देखिए इसका। नाउ व्हेन HCl और HNO3 आर मिक्स्ड विथ वाटर के साथ जब हम इसको मिक्स करते हैं, देन दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म H+ आयन और या हाइड्रोनियम आयन बनाता है विच शो देयर एसिडिक कैरेक्टर। हमें पता है हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं, लाइक फिनोप्थिलीन ले लो, ठीक है, या फिर आप लिटमस पेपर ले लो, आप पीएच ले लो, आप पीएच पेपर ले लो, या फिर जो भी लोगे वो एसिडिक कैरेक्टर वगैरह कैसे शो करता है, वो एसिडिक अगर उसको किसी सॉल्यूशन में H+ या हाइड्रोनियम आयन उसको मिल रहा है ना, तो बता देगा कि यार इसमें ये एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर उसको OH हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है देन बता देगा कि भाई वो बेस है। तो जब आप HCl और HNO3 को पानी में मिलाते हो देन वो टूट जाता है H+ और लाइक देखो HCl को जब वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये टूट जाएगा H+ आयन और साथ में आपका बन जाएगा O2 टाइप का, ठीक है। तो दैट H+ हाइड्रोनियम आयन जो आपका है ये क्या शो करता है, एसिडिक प्रोडक्ट। वहीं फॉर एग्जाम्पल जस्ट सी द फॉलोइंग रिएक्शन, HCl इन एक्वस सोल्यूशन गिव्स H+ एंड देन क्लोरीन, यस Cl2, ठीक है, लाइक दैट। और एक और देख सकते हो आप एक और एग्जाम्पल, देन इफ दिस H+ जो है वो अकेला तो रह नहीं सकता, कभी भी हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता है, तो किसी ना किसी के साथ मिलके रहता है। तो जब ये हाइड्रोजन जो निकल रहा है वो पानी के साथ मिलता है देन हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और इस हाइड्रोनियम आयन को हमारे इंडिकेटर्स पकड़ के बताते हैं यार ये तो एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं हम बात करें व्हेन अल्कोहल एंड ग्लूकोज आर मिक्स्ड विथ वाटर देन दे डू नॉट डिसॉल्व टू फॉर्म आयंस, वो आयंस में ब्रेक नहीं होता है, हेंस दे डू नॉट शो द एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। अदरवाइज दारू पीने वाले को तो पेट में आयन ही आयन बन जाएंगे, है ना। चलिए भाई पेज नंबर 25 पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी में एसिड को पानी में मिलाया हुआ, पानी ज्यादा है एसिड कम है, यही तो हुआ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको ये क्यों जब एक्वस में मिलाते हैं तभी ये इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि यार जब हम पानी में एसिड्स को मिलाते हैं तो वो आयंस की फॉर्म में टूट जाता है, और वो आयंस जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन एज ए वर्क करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मूव करने लगता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी पास होने लगती है ना, यही फंडा है। द प्रेजेंस ऑफ H+ और हाइड्रोनियम आयन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, याद रहेगा ये चीज, कभी मत भूलना। आगे चलते हैं पेज नंबर 25 पे थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। भाई क्यों, ये एक्सपेरिमेंट मैंने कराया भी था आपको पढ़ाने टाइम में। अगर मान लीजिए कि यहाँ से ड्राई HCl गैस निकल रहा है, एकदम ड्राई HCl गैस निकल रहा है, और इस यहाँ पे अपने यहाँ पे पैक करके आपने एक ट्यूब में इसको इस तरीके से बाहर निकाल रहे हो। अब यहाँ से ड्राई HCl गैस निकल रहा है मान लीजिए, और आपके पास एक लिटमस पेपर भी है ना, एसिड है तो एसिड में क्या होता है, ब्लू लिटमस चेंज टू रेड, है ना। तो आप जब ब्लू लिटमस इसके पास लाएंगे और लिटमस पेपर भी क्या है, ड्राई एकदम सूखा है, देन इस पे कोई चेंजेस होगा ही नहीं यार, एसिड का गैस है ना, फिर क्यों चेंज बता नहीं रहा है लिटमस पेपर। इसलिए क्योंकि हमारे जो लिटमस पेपर्स होते हैं, जो इंडिकेटर्स होते हैं, वो किसी कंपाउंड में H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन या OH- आयन ढूंढ के बताते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। तो ये ड्राई HCl में तो आयंस टूटे ही नहीं है, तो कैसे बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब गैस जो निकल रहा है उसको तो हम गीला कर नहीं सकते हैं, तो अपन ने क्या किया, लिटमस पेपर को थोड़ा पानी में डाल के गीला कर लिया। अब जैसे ये गैस लिटमस पेपर के पानी से मिलेगा, ये बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन और साथ में क्लोरीन। अब दैट हाइड्रोनियम आयन को ये लिटमस पेपर इंडिकेट कर लेगा एंड चेंज इट्स कलर ब्लू टू रेड, दैट मीन्स इट इज एसिडिक कैरेक्टर। यही बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था यार, ये काफ़ी काम का है, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं, जब पानी मिलाते हैं, why is it recommended that the acid should be added to water not water to acid। ये बहुत अच्छे से मैंने बताया था, डाइल्यूट करने टाइम एसिड में पहले एसिड ले लो फिर उसमें पानी डालो, या पानी ले लो और फिर एसिड डालो। तो यार बहुत अच्छे से बताया था, याद होना चाहिए आपको, है ना। क्या था भाई आंसर इसका, नाउ सिंस द प्रोसेस, देखो क्या मैं डायग्राम को समझाता हूँ। मान लो आपने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें आपने क्या किया, पहले वाटर डाल दिया, ये आपने इसमें वाटर डाल दिया। अब जब आप इसमें एसिड डालोगे, ठीक है, जब आप इसमें कोई एसिड डालोगे, चेंज क्या है, नहीं हुआ भाई कलर, यस, जब आप इसमें एसिड डालोगे तो क्या होगा, जैसे आप एसिड, ये करना नहीं चाहिए कभी भी,
वाटर में ना एसिड को ऐड नहीं करना चाहिए कभी भी, ये गलत। जैसे एसिड डालोगे तो यहाँ पे हाईली रिएक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिड के जो पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ इस तरीके से निकलने लगेंगे, इस तरीके से बाहर की तरफ उड़ने लगेंगे, और ये जो उड़ने से ना आपके हाथ वगैरह पे अगर पड़ा तो जल सकते हो आप, डैमेज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, एक बीकर ले लो, उसमें पहले क्या कर लो, पहले एसिड ले लो, है ना, पहले आप एसिड ले लो और उस एसिड में धीरे धीरे पानी डालो, ठीक है। ओह सॉरी यार, मैंने उल्टा बता दिया आपको यहाँ पे भाई मुझसे हो गई मिस्टेक, आप ज़रा सा इसको ठीक करना। ये कन्फ्यूज़न यार आप लोगों को भी होता जाएगा, तो इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का। देखो क्या होता है कि मान लीजिए आपने एसिड, ढेर सारा आपके पास एसिड है, आपके बीकर में ढेर सारा एसिड है, ठीक है, और इस एसिड में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ढेर सारा एसिड आपने रखा हुआ है एक बीकर में, ठीक है। अब जब आप इसमें वाटर डालोगे, ठीक है, जब आप इसमें वाटर डालोगे तो क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे होगा, क्योंकि आपके पास एसिड बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा एसिड जो है ये पानी के साथ मिलते ही बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो बबल्स है, पानी की जो छींटे हैं एसिड के साथ मिलकर बाहर की ओर निकलने लगेंगे, और वो छींटे अगर आपके ऊपर पड़े, वो स्प्लैशिंग, वाटर और एसिड की मिक्सिंग, स्प्लैशिंग जो आपके ऊपर पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा डेंजर होगा आपके लिए। सो ऐसा बिल्कुल मत करना, कभी भी एसिड में पानी मत डालना। हमेशा क्या करना, आप सबसे पहले क्या करना, एक बीकर लेना, उसमें वाटर ले लेना, आप ढेर सारा वाटर ले लो, ठीक है, ढेर सारा वाटर ले लो, और उस वाटर में धीरे धीरे करके एसिड डालो, धीरे धीरे करके आप उस वाटर में धीरे धीरे करके आप एसिड डालो। तो क्या होगा, एसिड तो कम कम आएगा, और उसको कंटिन्यूअस स्टीयर करते रहो, मिलाते रहो, ठीक है, धीरे धीरे एसिड डालते जाओ और कंटिन्यूअस इसको मिलाते रहो। तो इससे क्या होगा, बड़े आराम से आपका जो एसिड है पूरे के पूरे वाटर में घुल जाएगा। दैट इज द राइट प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटेशन, ठीक है। मिस्टेक को ठीक कर लेना यार। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोमिनियम आयन अफेक्टेड व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड डाइल्यूटेड। अब जाहिर सी बात है, कैसे हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन किस तरीके से कम होने लगता है, या फिर क्या इफेक्ट कम होता है, ज़्यादा होता है, पता नहीं क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम डाइल्यूट करते हैं। तो यार देखो, अगर मैं बताता एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, मैंने कॉन्सनट्रेटेड एसिड लिया, है ना, कॉन्सनट्रेटेड एसिड में तो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा नहीं, तो मैंने क्या, थोड़ा सा पानी, मैंने 10 मिलीग्राम वाटर डाल दिया एसिड में, है ना। इन दैट केस ये एसिड रिएक्ट विथ वाटर, तो ये कुछ हाइड्रोनियम आयन देगा। तो मान लीजिए इस बार जो हाइड्रोनियम आयन है वो कितने हैं, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में मान लीजिए 80% हाइड्रोनियम आयन है, H3O+ आयन। अब मैंने सेकंड केस में क्या किया, उसमें और पानी मिला दिया, इस बार मैंने इसको 30 मिलीग्राम पानी डाल दिया। देन इस टाइम पे जो हाइड्रोनियम आयन की कैपेसिटी कम हो गई, देन 60% हो गई मान लीजिए हाइड्रोनियम आयन, तो यानी और डाइल्यूट हो गया। और मान लीजिए और पानी मिला दिया मैंने, मैंने मान लो 60 मिलीग्राम पानी मिला दिया, है ना, वाटर मिला दे। इन दैट केस में क्या हो जाएगा, इन दैट केस में और कम हो गया हाइड्रोनियम आयन, 40% हो गया भाई हाइड्रोनियम आयन। तो यहाँ पे कैसे दिख रहा है, जितना ज़्यादा आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जा रही है ना। तो यही चीज आपको लिखना है, व्हेन एन एसिड इज डाइल्यूटेड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। दिस मींस दैट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिक्रीजेस। जाहिर सी बात है, पानी मिलाते जाओगे तो एसिडिक की स्ट्रेंथ भी खत्म होती जाएगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखो ध्यान से आंसर। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वुड इंक्रीजेस व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन लिया है, NaOH का सॉल्यूशन है। अब इसमें क्या करो, आप एक्स्ट्रा बेसेस ऐड कर रहे हो, तो आप बेस जितना ज़्यादा बेस करोगे तो यानी उसके अंदर हाइड्रोक्साइड की आयंस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, अमाउंट उसकी बढ़ती जाएगी, है ना। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है। तो यही चीज़ आपको बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, पेज नंबर 28 पे ही है। चलिए अगला क्वेश्चन पेज नंबर 28 का है कि यू हैव टू सॉल्यूशन, ए और बी दो सॉल्यूशन दिया गया। द pH ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6 एंड द pH ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो देखो यार, पहले थोड़ा pH पेपर को समझते। मैंने एक pH पेपर बनाया है, ये रहा pH पेपर हमारा। तो pH पेपर के सेंटर में होता है नंबर 7, इधर होता है 0 और इधर होता है 14। इस तरफ जितना आगे जाओगे आपका जो सॉल्यूशन है उतना ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर बढ़ती जाएगी, यानी OH- आयन की क्वांटिटी क्या हो रही है,
बढ़ती जा रही है जितना आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे। वहीं अगर आप इस डायरेक्शन 7 से कम आओगे तो सॉल्यूशन की एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है, यानी उसका हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, H3 आयन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो अब मैं एक बना रहा हूं तो इस तरीके से इसका डायग्राम, तो यहाँ पे H3 प्लस आयन बहुत ज़्यादा, फिर इस तरीके से H3 प्लस आयन कम होता है तो OH माइनस OM इस तरीके से होने लगता है ना। इस तरीके से हमारा पीएच पेपर के पे हाइड्रोनियम आयन और HOS आयन का मिक्सचर रहता है। तो बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन ए है उसका पीएच कितना है, 6 है, तो पीएच 6 है यानी यहाँ पे है, और जो सॉल्यूशन बी है जिसका पीएच कितना है, 8 है, यानी 8 यानी यहाँ पे है। तो कह रहा है विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन, तो जाहिर सी बात है 6 है, जो 6 है हैव मोर हाइड्रोजन आयन। ठीक है, आंसर यहाँ पे है pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेटर एन एसिडिक सॉल्यूशन व्हाइल द ग्रेटर देन 7 इंडिकेट अ बेसिक सॉल्यूशन, देयरफॉर द सॉल्यूशन विथ pH 6 इज एसिडिक एंड हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ pH 8 विच इज बेसिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, क्या इफेक्ट करेगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का किसी सॉल्यूशन में। तो ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। आप जितना ज़्यादा पानी, किसी एसिड ले लो, है ना, शुरू में मान लीजिए एसिड है और एसिड में आपने अगर 2 मिलीग्राम वाटर अगर आपने डाला है, इन डेट केस इसमें जो हाइड्रोनियम आयन बना या H प्लस आयन जो बना वो मान लीजिए कि 60% बना। आपने फिर क्या किया, इसको 2 mg की जगह 4 mg किया, इन डेट केस ये 60 mg से कम होके कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा H3O प्लस, और आपने पानी मिलाया 5 mg पानी कर दिया, देन अगेन ये हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन और कम होते जाएगा, मान लीजिए 20% हो गया। तो क्या समझ में आ रहा है, जितना पानी मिला रहे हैं H प्लस आयन उतने कम होते जा रहे हैं, यही आपको बताना है। इफ द कंसंट्रेशन H प्लस आयन इज इंक्रीज्ड देन द सॉल्यूशन बिकम एसिडिक, एंड इफ द कंसंट्रेशन H आयन डिक्रीज देन द सॉल्यूशन बिकम बेसिक इन नेचर। जाहिर सी बात है, एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है यानी बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है यानी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, वाइस वर्सा है। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला चलते हैं क्वेश्चन पेज नंबर 28। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो, डू बेसिस सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन, इफ यस देन वाई आर दिस बेसिक। कह रहा है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं क्या वो उसमें भी H प्लस आयन होता है, अगर होता है तो फिर वो एसिडिक कैरेक्टर शो क्यों नहीं करता है। तो ध्यान से देखो, यस बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैज H प्लस आयन, हाउएवर देयर कंसंट्रेशन इज लेस एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, दैट मेक्स द सॉल्यूशन बेसिस। यस, H प्लस आयन तो होता ही है, हर जगह रहेगा एसिड या बेस में, बट H प्लस के कंपेयर में हमारा जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो बहुत ज़्यादा होता है, देयरफॉर हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड और सॉफ्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक। किस कंडीशन में फार्मर, मान लो एक दिन क्या हुआ, एक फार्मर अपने खेत में गया और उसने कुछ मिट्टी को उठाया, थोड़ी टेस्टिंग वगैरह किया, तो उसको कुछ बोला कि यार कुछ गड़बड़ है, तो उस जो भी गड़बड़ है वही आपको गड़बड़ बताना है। तो उसने क्या किया, जो भी गड़बड़ उसने उसको दिखा, उसने क्या किया, उस खेत में बहुत सारा कैल्शियम ऑक्साइड और या सॉफ्ट लाइम या चॉक का पाउडर उसमें बहुत सारा डाल दिया। ऐसा क्यों किया और क्या गड़बड़ था? एक्चुअली उसके जो सॉइल था ना वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो चुका था, उसके अंदर एसिडिक बिहेवियर आ गया था सॉइल में, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए उसमें बेस डाला, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम ऑक्साइड बेस, ये सब मिला के, ये सब बेस हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके और उसमें पेड़ पौधे बड़े आसानी से उग सकें। ठीक है, इंपॉर्टेंट। इफ द सॉइल इज एसिडिक एंड इम्प्रॉपर ऑफ कल्टिवेशन देन टू इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ सॉइल द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विथ क्विक लाइम, सॉफ्ट लाइम एंड द चॉक पाउडर। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए ध्यान से, पेज नंबर 33 का क्वेश्चन 1 कह रहा है कि विच इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड कैल्शियम CaOCl2 का कॉमन नेम क्या है? यस, ये ब्लीचिंग पाउडर है बच्चा लोग, याद रखना। आगे पूछ रहा है कि नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे पूछ रहा है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को पढ़ाया था मैं, हार्ड वाटर को क्लीन करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं यार? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है,
याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये सब। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 33 का कि व्हाट विल हैपन, एक मिनट यार, ओके सही है, व्हाट विल हैपन इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, सोडियम, ठीक है, हाइड्रोकार्बोनेट की सॉल्यूशन को हीट करेंगे देन क्या होगा। तो क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट लो, इसको जब आप हीट करोगे ये टूट जाएगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाएगा, कुछ वाटर में टूट जाएगा और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है वो थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर का होता है, जिसकी वजह से जब आप इसको फूड में डालते हो तो फूड का स्वाद जो होता है, सॉरी बेसिक कैरेक्टर का होता है, काफ़ी ज़्यादा बेसिक होता है ना। तो इसकी वजह से जो फूड वगैरह है उसकी बीटर टेस्ट आने लगता है, डिटर्जेंट की तरह स्वाद आने लगता है आपके केक में, आपके उसमें। तो इसको कम करने के लिए हम इसमें हाइड्रोकार्बोनेट में हम टर्टरिक एसिड मिलाते हैं, जिससे हमारा बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है, याद रखना, बेकिंग सोडा, सॉरी, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 में टूट जाता है। व्हेन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इज हीटेड देन द सोडियम कार्बोनेट वाटर इज फॉर्म्ड along with the evolution of carbon dioxide and that carbon dioxide help to spongy of your food, स्पॉन्जी नेचर जो आता है उसकी वजह से ही आता है। अगला करते हैं, पेज नंबर 28 कहाँ से आ गया भाई, ओके, इससे इधर उधर हो गया, थोड़ा सा देख लेना। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का रिएक्शन देखो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताओ सर पहले आप। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला देखो यहाँ पे ध्यान से, दैट इज कैल्शियम। तो देखो कैल्शियम सल्फेट में जब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहता है, इसको ही अपन POP कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब जब इसमें आप कुछ वाटर यानी अगर 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट और कितना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसे अपन लोग जिप्सम कहते हैं। यही होगा रिएक्शन, ठीक है। चलो यार, आज के लिए बस इतना ही, हमारा चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म, यानी इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट यानी परसों और अगले हफ्ते से नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा, तो कंटिन्यू बनाए रखिए। एक एक चीज़ मैं डिटेल में करा रहा हूँ, डाउट सेशन वगैरह भी आपको आगे हम रखेंगे, ठीक है। और भी बहुत टाइप के एग्जाम के टाइम पे हम और भी काफ़ी सारे कोर्सेज लेकर आते रहेंगे, बट उससे पहले यार पहले तो आप बेसिक चीज़ें कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।